स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नजर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हुई आपातकालीन बैठक, गाजा स्ट्रिप का मुद्दा बना बैठक की वजह। इजराइल ने चलाया ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन। ग्रेट बैरियर रीफ में पिछले 36 सालों में सबसे ज्यादा कोरल कवर दर्ज। जलवायु परिवर्तन को लेकर सेंसिटिव हैं ये कोरल्स। सबसे बड़ी रीफ है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। और यूएसए आयोजित करेगा फॉर्च्यून गार्ड 2022 एक्सरसाइज। प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत होगा आयोजन। हवाई के होनालुलु में आयोजित होगी एक्सरसाइज। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले आप सबके लिए जरूरी सूचना यह है कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर अमृत उपाध्याय 007 चैनल पर जाइए, वहां आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा। आइए खबरों की शुरुआत करें। यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर की जानकारी के अनुसार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। बैठक गाजा स्ट्रिप में इजराइल और पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के बीच हाल ही में हुए विवाद बढ़ने को लेकर है। इजराइल डिफेंस फोर्स के पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के विरुद्ध ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन चलाया गया था, जिसके तहत 5 अगस्त को गाजा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक की गई थी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य इजराइल के नागरिकों और गाजा स्ट्रिप के नज़दीक रह रहे इजरायली निवासियों के विरुद्ध किसी भी थ्रेट को एलिमिनेट करना था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर याइर लैपिड ने कहा कि इजरायली गवर्नमेंट गाजा स्ट्रिप में आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रकार का एजेंडा चलाने की अनुमति नहीं देगी। ये आपातकालीन बैठक यूएई के द्वारा इनिशिएट की गई है। यूएई के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशंस डायरेक्टर अफर महाश अल हमेली ने जानकारी दी कि यूएई के अलावा चाइना, फ्रांस, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी बैठक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को रिक्वेस्ट की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने गाजा स्ट्रिप की शांति बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिससे सिविलियंस की जिंदगियों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 स्थायी जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं, और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। सभी 15 देशों के पास एक वोट होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के डिसीजन सहमति से किए जाते हैं। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दे तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में पिछले 36 सालों में सबसे ज्यादा कोरल कवर दर्ज हुआ है। ये कवर रीफ के उत्तरी और मध्य क्षेत्र में दर्ज किया गया। ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर एक्रोपोरा कोरल की रिकवरी के चलते ये स्थिति बनी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोरल्स प्रदूषण, बढ़ते तापमान और साइक्लोन जैसी स्थितियों के लिए सेंसिटिव हैं। मतलब ये कि इनकी ग्रोथ जितनी तेजी से हुई है, ये उतनी ही तेजी से खत्म भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि कोरल्स ऐसे मरीन इनवर्टिब्रेट होते हैं जिनमें स्पाइन नहीं होती। ये सिंगल सेल एल्गी जूजेंथेली के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन यानी सहजीविता में रहते हैं। एक कोरल को पॉलिप कहा जाता है। ऐसे कई सारे पॉलिप समूह में कॉलोनी बनाते हैं, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है। यह लगभग 2300 किलोमीटर में फैली हुई है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कोरल्स 2 तरह के होते हैं, हार्ड कोरल्स और सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल्स मरीन वाटर के कैल्शियम कार्बोनेट से हार्ड एक्सोस्केलेटन तैयार करते हैं, वहीं सॉफ्ट कोरल्स अपने एंसेस्टर्स के बनाए स्केलेटन में ही रहते हैं। लंबे समय के साथ ये भी एक्सोस्केलेटन में इजाफा करते हैं। जब कोरल्स पर तापमान, प्रकाश और पोषण जैसी स्थितियों में बदलाव के कारण दबाव पड़ता है तो कोरल जूजेंथेले शैवाल के साथ सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशन को खत्म कर देते हैं, जिससे ये सफ़ेद रंग में तब्दील हो जाते हैं। ये घटना कोरल ब्लीचिंग कहलाती है।
कोरल ब्लीचिंग के लिए जिम्मेदार कारकों में महासागरों के तापमान में वृद्धि, प्रदूषित अपशिष्टों का महासागरों में बहाया जाना, सनलाइट का अधिक एक्सपोजर और एक्सट्रीम लो टाइड्स शामिल हैं। इधर अमेरिका 8 से 12 अगस्त के बीच प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव (PSI) के तहत फॉर्च्यून गार्ड 2022 एक्सरसाइज को हवाई राज्य की राजधानी होनोलुलु में आयोजित करेगा। PSI की एशिया पैसिफिक एक्सरसाइज रोटेशन सीरीज के तहत फॉर्च्यून गार्ड 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभ्यास के तहत 21 देशों के बीच वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD के प्रसार को रोकने और प्रतिबंधित करने से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियां शामिल की जाएंगी। इन अभ्यास में सरकार के स्तर पर तेजी से निर्णय लेने की क्षमता से लेकर WMD पर प्रतिबंध, जब्ती और हथियारों के निपटारे से संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी। फॉर्च्यून गार्ड 2022 में परिस्थिति आधारित टेबल डिस्कशन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर विषय आधारित एक्सपर्ट सूचना का आदान प्रदान होगा और WMD पर प्रतिबंध लगाने की लाइव कार्यवाही का डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा। फॉर्च्यून गार्ड 2022 की शुरुआत 2014 में अमेरिका के द्वारा एशिया पैसिफिक एक्सरसाइज रोटेशन सीरीज में भाग लेने के लिए की गई थी। एशिया पैसिफिक एक्सरसाइज रोटेशन में शामिल सभी देश अपनी खुद की एक्सरसाइज होस्ट करते हैं। पैसिफिक प्रोटेक्टर, पैसिफिक शील्ड, मारू, डीप सैब्र, ईस्टर्न एंडेवर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर की एक्सरसाइज हैं। PSI एक वैश्विक प्रयास है जिसकी स्थापना मई 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश द्वारा पोलैंड के क्राकोव में की गई थी। PSI का उद्देश्य स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच WMD, इसकी वितरण प्रणालियों और इससे संबंधित सामग्रियों की तस्करी को रोकना है। PSI में अभी 105 सदस्य देश शामिल हैं। इसके कोर सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, द नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, US और पोलैंड। PSI के तहत 21 देशों का ऑपरेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप OEG है। इसके साथ 84 इंडोर्सिंग स्टेट्स भी शामिल हैं। इंडोर्सिंग स्टेट्स ने मिलकर क्रिटिकल कैपेबिलिटीज एंड प्रैक्टिसेस नाम से एक सेट ऑफ टूल्स विकसित किया है जिसका उपयोग सभी PSI भागीदार देशों द्वारा WMD को प्रतिबंधित करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के लगभग आधे सदस्यों के समर्थन के बावजूद भारत ने इस इनिशिएटिव का विरोध किया है। विरोध में चीन, ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया का तर्क है कि PSI सदस्यों द्वारा WMD के प्रतिबंध के तहत समुद्री जहाजों को रोका जाता है, जो समुद्र की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हाल ही में CID की आइडल विंग ने न्यूयॉर्क के बोनहम ऑक्शन हाउस में चोलकालीन मंदिर की पार्वती देवी की मूर्ति को ट्रेस किया है। इस मंदिर से 5 मूर्तियों की चोरी का मामला 51 साल पुराना है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये चोरी मई 1971 में नादानपुरेश्वर शिवन मंदिर से की गई थी। मंदिर थंडनथोट्टम में स्थित है। विशेषज्ञ की राय के अनुसार पौंडीचेरी के फ्रांसीसी संस्थान में मूर्ति की तस्वीर और बोनहम ऑक्शन हाउस में पार्वती की मूर्ति में समानता है। इसका मतलब है कि बोनहम ऑक्शन हाउस में पार्वती की मूर्ति कुंभकोणम के पास थंडनथोट्टम में नादानपुरेश्वर शिवन मंदिर की ही है। भारत यूनेस्को के विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 का एक सदस्य है, इसलिए भारत इस पार्वती देवी की मूर्ति के स्वामित्व का दावा कर सकता है। विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करना है। यह 1975 में लागू हुआ था और भारत ने इस कन्वेंशन पर 1977 में हस्ताक्षर किया था। अभी 194 देश इसके सदस्य हैं। आपको बता दें कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोलकाल अपनी मूर्ति कला के लिए भी जाना जाता है। चोलकाल में 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ अत्यंत सुंदर और उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। कांस्य प्रतिमाएं बनाने की उत्तम तकनीक और कला आज भी दक्षिण भारत, खासतौर पर कुंभकोणम में प्रचलित है। 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षक रहे, जिनमें चोल वंशीय महारानी सेम्बियान महादेवी का नाम खास तौर से उल्लेखनीय है। आइए अब जल्दी से बुलेटिन पर आधारित सवालों पर डालते हैं नजर। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। दूसरा कथन है, ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन तालिबान द्वारा चलाया गया है। निम्न कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 और न ही 2। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या फिर सिडनी? इन सवालों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लग रही होगी, तो अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को शेयर भी कीजिए।
तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी समय पर। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।